नमस्कार। आज हम रसायन विज्ञान की दुनिया में गोता लगाने वाले हैं। हमारे पास कुछ दिलचस्प स्रोत हैं जो एक खास किस्म के कार्बनिक यौगिकों एल्काइंस को बनाने की एक विधि पर बात करते हैं। हाँ, एल्काइंस जिनमें कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होता है। बिल्कुल। और ये विधि शुरू होती है विसिनल डाइहैलाइड्स नाम के कंपाउंड से। सुनने में शायद थोड़ा सा टेक्निकल लगे, पर चिंता की बात नहीं, हम इसे मिलकर आसान बनाएंगे। हाँ, कोशिश करेंगे कि ये आसानी से समझ आए। हमारा आज का लक्ष्य है इस पूरे प्रक्रिया को, जिसे डीहाइड्रोहैलोजिनेशन कहते हैं, समझना। ये काम कैसे करती है, इसमें कौन कौन से स्टेप्स हैं और क्यों कुछ खास केमिकल्स मतलब अभिकर्मक ही इस्तेमाल होते हैं। तो चलिए इन स्रोतों के आधार पर इस विषय की गहराई में उतरते हैं। ठीक है। और अगर बिल्कुल संक्षेप में कहें तो ये एक कहना चाहिए 2 स्टेप वाली प्रक्रिया है, जिसमें एक अणु से 2 छोटे टुकड़े, एक हाइड्रोजन और एक हेलोजन, निकाले जाते हैं, वो भी एक के बाद एक। हाँ, बिल्कुल सही। और इस प्रक्रिया को ठीक से समझने के लिए कुछ बेसिक चीजें जानना जरूरी है, जैसे कि सबसे पहले ये विसिनल डाइहैलाइड्स क्या बला है। हाँ, ये जानना जरूरी है। तो देखिए, स्रोत बताते हैं कि ये ऐसे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हैं जिनमें 2 हैलोजन एटम जैसे ब्रोमीन या क्लोरीन वो बिल्कुल पास वाले मतलब पड़ोसी कार्बन एटम पर जुड़े होते हैं। पड़ोसी कार्बन पर? अच्छा, जैसे एक चेन की 2 कड़ियां हों और दोनों पर एक एक हैलोजन लगा हो। बिल्कुल सही समझा आपने। विसिनल का मतलब ही है पड़ोसी। ठीक है, तो विसिनल मतलब पड़ोसी कार्बन पर हैलोजन। और ये दूसरा भारी शब्द डीहाइड्रोहैलोजिनेशन, सुनने में तो ऐसा लगता है जैसे कुछ हटाया जा रहा है। हाइड्रो, हैलोजन। हाँ, नाम में ही इसका मतलब छुपा है। डी मतलब हटाना, हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन एटम H और हैलोजिनेशन मतलब हैलोजन एटम X। तो इस प्रक्रिया में अणु से, खास तौर पर पड़ोसी कार्बन एटम से, एक हाइड्रोजन और एक हैलोजन परमाणु को एक साथ मतलब HX के रूप में बाहर निकाला जाता है। स्रोत यही बताते हैं। समझ गए। तो हम एक विसिनल डाइहैलाइड से शुरू कर रहे हैं, जिसमें से 2 HX निकल सकते हैं, और हमें बनाना है एल्काइन, जिसमें कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होता है। सही। स्रोत कहते हैं कि ये काम एक बार में नहीं होता, 2 स्टेप्स में होता है। तो पहला कदम क्या है? सही कहा। पहला कदम उठाने के लिए हम विसिनल डाइहैलाइड को पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यानी KOH के अल्कोहलिक घोल के साथ गर्म करते हैं। अल्कोहलिक घोल, ये अल्कोहलिक होना जरूरी है? हाँ, ये काफी अहम है, क्योंकि अगर KOH को पानी में घोलें तो रिएक्शन का रास्ता बदल सकता है। हो सकता है निष्कासन की जगह प्रतिस्थापन होने लगे। अल्कोहलिक मीडियम एलिमिनेशन के लिए बेहतर होता है। अच्छा, तो सॉल्वेंट का चुनाव भी इतना महत्वपूर्ण है। खैर, तो इस अल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन से होता क्या है? इससे हाइड्रोजन हैलाइड HX का पहला मॉलिक्यूल बाहर निकल जाता है। मान लीजिए एक कार्बन से हाइड्रोजन गया और उसके पड़ोसी कार्बन से हैलोजन, तो उन दोनों कार्बन के बीच एक नया बॉन्ड बन जाता है। सिंगल बॉन्ड अब डबल बॉन्ड बन गया। डबल बॉन्ड? हाँ, और जो प्रोडक्ट बनता है उसे एल्केनिल हैलाइड कहते हैं। इसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड भी है और एक हैलोजन एटम अभी भी मॉलिक्यूल में लगा हुआ है। मतलब डबल बॉन्ड वाले कार्बन से जुड़ा हुआ? हाँ, विनाइलिक पोजीशन पर। और साथ में पोटेशियम हैलाइड KX और पानी H2O भी बनते हैं। ठीक है, तो पहले राउंड में एक HX हटा, सिंगल बॉन्ड का डबल बॉन्ड बना और हमें मिला एल्केनिल हैलाइड। पर हमें तो चाहिए ट्रिपल बॉन्ड, एल्काइन। तो अब आता है दूसरा स्टेप। यहीं पर मामला और दिलचस्प होता होगा, है ना? क्योंकि एक HX तो निकल गया, अब दूसरे की बारी है। बिल्कुल सही पकड़ा। दूसरे स्टेप में हम उस एल्केनिल हैलाइड को लेते हैं जो पहले स्टेप में बना था। अब इसकी रिएक्शन एक अलग और ज्यादा शक्तिशाली बेस से करवाते हैं, सोडामाइड। NaNH2। सोडामाइड, हाँ, NaNH2। स्रोत इस पर काफी जोर देते हैं कि सोडामाइड यहां बहुत अहम भूमिका निभाता है। ये एल्केनिल हैलाइड से हाइड्रोजन हैलाइड HX का दूसरा मॉलिक्यूल भी खींच निकालता है। सोडामाइड, सोडियम अमाइड, ये KOH से ज्यादा शक्तिशाली क्यों है, इस पर हम आएंगे। पर पहले इस दूसरे HX के निकलने से फाइनली क्या होता है? जैसे ही दूसरा HX मॉलिक्यूल निकलता है, फिर से सोचिए, डबल बॉन्ड के एक कार्बन से हाइड्रोजन गया और दूसरे से हैलोजन, उन दोनों कार्बन एटम्स के बीच एक और बॉन्ड बन जाता है। तो डबल बॉन्ड अब बन गया ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड। और यही तो हमें चाहिए था, एल्काइन। इस दूसरे स्टेप में साइड प्रोडक्ट के तौर पर सोडियम हैलाइड NaX और अमोनिया NH3 बनते हैं।
वाह, तो ये एक तरह का सीक्वेंशियल एलिमिनेशन है। पहले अल्कोहलिक KOH ने पहला HX निकाला, हाँ और फिर सोडामाइड ने दूसरा ज्यादा मुश्किल वाला HX निकाला। बिल्कुल। क्या हम इसे कुछ असल उदाहरणों से समझ सकते हैं? मतलब कोई स्पेसिफिक एल्काइन बनते हुए? हाँ क्यों नहीं। स्रोत हमें दो अच्छे उदाहरण देते हैं। पहला एथाइन का बनना। एथाइन सबसे छोटा 2 कार्बन वाला एल्काइन है, आम भाषा में एसिटिलीन गैस। अच्छा, एसिटिलीन, वेल्डिंग वाली गैस। हाँ वही। इसके लिए हम शुरू करते हैं 1,2 डायब्रोमोइथीन से। नाम से ही साफ है, इथेन के दोनों पड़ोसी कार्बन्स पर एक एक ब्रोमीन लगा है। ठीक है। स्टेप 1,2 डायब्रोमोइथेन को अल्कोहलिक KOH के साथ गर्म किया, एक HBr मॉलिक्यूल निकला, बना ब्रोमोइथीन CH2 डबल बॉन्ड CHBr। ये हुआ हमारा एल्केनिल हैलाइड। ओके, ब्रोमोइथीन। स्टेप 2, अब इस ब्रोमोइथीन की रिएक्शन सोडामाइड NaNH2 से कराई। सोडामाइड ने दूसरा HBr मॉलिक्यूल भी निकाल दिया और हमें मिल गया एथाइन H ट्रिपल बॉन्ड CH। बहुत बढ़िया। मतलब 2 कार्बन वाले डाइहैलाइड से शुरू किया, 2 स्टेप में 2 HBr हटाए और 2 कार्बन वाला एल्काइन एथाइन बन गया। बिल्कुल साफ है। दूसरा उदाहरण है प्रोपाइन का। प्रोपाइन 3 कार्बन वाला एल्काइन है, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH। 3 कार्बन वाला, ठीक है। इसके लिए हम शुरू करते हैं 1,2 डाइक्लोरोप्रोपेन से। 3 कार्बन की चेन, पहले 2 कार्बन पर क्लोरीन लगे हैं। ठीक। स्टेप 1,2 डाइक्लोरोप्रोपेन की रिएक्शन अल्कोहलिक KOH से कराई, एक HCl अणु निकला। इससे बना 1-क्लोरोप्रोपीन CH3CCl डबल बॉन्ड CH2, या शायद 2-क्लोरोप्रोपीन CH3CH डबल बॉन्ड CHCl। मतलब एल्केनिल हैलाइड का मिक्सचर मिल सकता है। अच्छा, मिक्सचर भी बन सकता है। हाँ, फिर स्टेप 2 में इस क्लोरोप्रोपीन मिक्सचर की रिएक्शन सोडामाइड NaNH2 से कराते हैं। सोडामाइड बचा हुआ HCl मॉलिक्यूल भी निकाल देता है और हमें फाइनली प्रोपाइन CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH मिल जाता है। दिलचस्प। प्रोपाइन वाले केस में ये थोड़ा कंफ्यूजिंग नहीं है कि कौन सा क्लोरीन या हाइड्रोजन निकलेगा? क्या इससे फर्क पड़ता है? ये अच्छा सवाल है। आमतौर पर रिएक्शन उस रास्ते से जाती है जिससे ज्यादा स्टेबल इंटरमीडिएट या प्रोडक्ट बने। लेकिन इस खास डिहाइड्रोहैलोजिनेशन में सोडामाइड इतना स्ट्रॉन्ग बेस है कि वो जहां से भी प्रोटॉन मिल सकता है खींचकर अल्काइन बना ही देता है। 1,2 डाइक्लोरोप्रोपेन के मामले में अंत में प्रोपाइन ही बनता है। थोड़ी जटिलता है, पर मूल सिद्धांत वही रहता है, 2 HX मॉलिक्यूल्स का निकलना। ठीक है, इन उदाहरणों से प्रक्रिया काफी हद तक साफ हो गई है। लेकिन अब उस सवाल पर आते हैं जो मेरे मन में पहले आया था। हम दूसरे स्टेप में सोडा अमाइड NaNH2 का ही इस्तेमाल क्यों करते हैं? हम दोनों स्टेप्स में सिर्फ अल्कोहलिक KOH क्यों नहीं यूज कर सकते? अगर KOH पहला HX निकाल सकता है तो शायद थोड़ी और जोर आजमाइश से दूसरा भी निकाल दे। ये सवाल बिल्कुल सही जगह चोट करता है। ये हमें रिएक्शंस चुनने के पीछे की केमिस्ट्री समझाता है। देखिए, स्रोत 1, 5, 6 सभी इस बात पर सहमत हैं कि सोडामाइड NaH2 एक बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली, मतलब एक्सेप्शनली स्ट्रॉन्ग बेस है, अल्कोहलिक KOH के मुकाबले कहीं ज्यादा। पर इतनी ज्यादा शक्ति की जरूरत क्यों? क्या दूसरा HX अणु इतना ढीठ है कि आसानी से निकलता ही नहीं? आप इसे ऐसे समझ सकती हैं, पहले स्टेप में हम एक सामान्य अल्काइल हैलाइड जैसे सिस्टम से HX निकाल रहे हैं। ये तुलनात्मक रूप से आसान है। अल्कोहलिक KOH इसके लिए काफी होता है। लेकिन जब एल्कीनल हैलाइड बन जाता है तो सिचुएशन बदल जाती है। कैसे? अब हैलोजन एटम एक ऐसे कार्बन से जुड़ा है जो डबल बॉन्ड का हिस्सा है। इसे विनाइलिक हैलाइड कहते हैं। और डबल बॉन्ड वाले कार्बन से जुड़ा हैलोजन सिंगल बॉन्ड वाले कार्बन से जुड़े हैलोजन की तुलना में कम रिएक्टिव होता है। साथ ही जिस हाइड्रोजन को निकालना है वो भी डबल बॉन्ड वाले कार्बन से जुड़ा हो सकता है, विनाइलिक हाइड्रोजन। उसे निकालना भी ज्यादा मुश्किल होता है। अच्छा, तो एल्कीनिल हैलाइड एक तरह से ज्यादा मजबूत या स्टेबल हो जाता है और उसमें से HX निकालना ज्यादा मुश्किल है। बिल्कुल। उस दूसरे ज्यादा मुश्किल से निकलने वाले HX मॉलिक्यूल को हटाने के लिए हमें एक ऐसे बेस की जरूरत होती है जो बहुत बहुत ज्यादा ताकतवर हो, जो उस मुश्किल हाइड्रोजन एटम को खींच सके। सोडामाइड NaNH2 में होता है एमाइड आयन NH2-। ये हाइड्रोक्साइड आयन OH- जो KOH से मिलता है से कहीं ज्यादा प्रबल क्षार है। ओह अच्छा, NH2- आयन OH- से भी स्ट्रॉन्ग बेस है। हाँ, काफी ज्यादा। और यही एमाइड आयन उस मुश्किल काम को असरदार तरीके से कर पाता है। अल्कोहलिक KOH शायद दूसरे स्टेप में या तो काम ही ना करे या रिएक्शन इतनी धीमी हो कि प्रैक्टिकल ना रहे।
तो ये सिर्फ स्पीड की बात नहीं, ये तो कैपेबिलिटी की बात है। मतलब KOH वो काम कर ही नहीं सकता जो NaNH2 कर सकता है। ये तो ऐसा हुआ जैसे कोई मामूली ताला चाबी से खुल जाए, पर दूसरे ज्यादा मजबूत ताले के लिए शायद हथौड़े NaNH2 जैसी किसी चीज की जरूरत पड़े। हाँ, एनालॉजी अच्छी है। ये वाकई दिखाता है कि केमिस्ट्री में सही टूल यानी सही रिएजेंट चुनना कितना अहम है। ये सिर्फ क्या काम करेगा ये नहीं है, बल्कि कितनी अच्छी तरह और किन हालात में काम करेगा ये भी तय करता है। आपने बिल्कुल सही समझा। हर केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन की अपनी चुनौतियां होती हैं और सही रिएजेंट उन चुनौतियों से पार पाने का औजार है। सोडामाइड यहाँ वही खास औजार है। तो हमने ये तरीका समझ लिया, विसिनल डाइहैलाइड लो, पहले KOH डालो, फिर NaNH2 डालो और एल्काइन तैयार। अब एक प्रैक्टिकल सवाल, क्या इंडस्ट्री में जहां बड़े पैमाने पर केमिकल्स बनते हैं, एल्काइन बनाने के लिए यही तरीका इस्तेमाल होता है, खासकर एसिटिलीन के लिए? सुनने में तो काफी सीधा लगता है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है और इसका जवाब हमें लैब केमिस्ट्री और इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री के बीच का फर्क दिखाते हैं और स्रोत बताते हैं कि जवाब है नहीं। हैरानी की बात है, पर औद्योगिक पैमाने पर एथाइन या एसिटिलीन बनाने के मुख्य तरीके बिल्कुल अलग हैं। अच्छा, तो इंडस्ट्री वाले ये 2 स्टेप वाला तरीका क्यों इस्तेमाल नहीं करते? इंडस्ट्रीज में एसिटाइन मुख्य रूप से 2 तरीकों से बनाया जाता है। पहला, कैल्शियम कार्बाइड CaC2 पर पानी की रिएक्शन। ये एक बहुत पुरानी और स्थापित विधि है। कैल्शियम कार्बाइड? हाँ, CaC2 ये कोयले और चूने से बनता है। इस पर पानी डालने से सीधी एसिटिलीन गैस निकलती है। ओके, और दूसरा तरीका? दूसरा तरीका है मीथेन CH4 का पार्शियल ऑक्सीडेशन, मतलब नेचुरल गैस जिसमें मेनली मीथेन होती है। उससे बहुत हाई टेम्परेचर पे, करीब 1500 डिग्री सेल्सियस पर बहुत कम समय के लिए ऑक्सीजन की लिमिटेड सप्लाई में गर्म करते हैं। इससे मीथेन के मॉलिक्यूल टूटकर रीअरेंज होते हैं और एसिटिलीन बनाते हैं। 1500 डिग्री सेल्सियस काफी ज्यादा है। हाँ, तो ये 2 मुख्य तरीके हैं। विसिनल डाइहैलाइड का डीहाइड्रोहेलोजिनेशन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के लिए पसंदीदा तरीका नहीं है। लेकिन क्यों? अगर लैब में काम करता है तो बड़े स्केल पर क्यों नहीं? क्या ये महंगा पड़ता है? हाँ, कॉस्ट तो निश्चित रूप से एक बड़ा फैक्टर है। सोचिए, पहले विसिनल डाइहैलाइड बनाना पड़ेगा, जैसे ईथेन से 1,2 डाइब्रोमो ईथेन बनाना। फिर 2 स्टेप्स में रिएक्शन करनी होगी, जिसमें अल्कोहलिक KOH और सोडामाइड जैसे रिएजेंट्स लगेंगे। सोडामाइड तो खास तौर पर महंगा भी है और उसे हैंडल करना भी थोड़ा ट्रिकी होता है, खतरनाक हो सकता है। हाँ, सोडामाइड तो रिएक्टिव होता है। बिल्कुल। इसकी तुलना में कैल्शियम कार्बाइड या नेचुरल गैस शायद ज्यादा सस्ते और आसानी से मिलने वाले रॉ मटेरियल हों। कॉस्ट के अलावा और क्या कारण हो सकते हैं? कई और फैक्टर्स भी होते हैं, जैसे रिएक्शन की एफिशिएंसी और यील्ड, मतलब कितना प्रोडक्ट बनता है। इंडस्ट्री में तो मैक्सिमम यील्ड चाहिए, शायद कैल्शियम कार्बाइड या मीथेन वाले तरीकों से बेहतर यील्ड मिलती हो। ठीक है, यील्ड। फिर प्रोसेस की जटिलता और कंट्रोल। 2 स्टेप वाली प्रोसेस को बड़े स्केल पर कंट्रोल करना शायद 1 स्टेप वाली प्रोसेस से ज्यादा मुश्किल हो। टेम्परेचर, प्रेशर, रिएजेंट्स मिलाने की स्पीड, सब कुछ एकदम सटीक रखना पड़ता है। हाँ, कंट्रोल करना मुश्किल हो सकता है। सुरक्षा भी एक बड़ा मुद्दा है। सोडामाइड जैसे रिएजेंट हवा और नमी से रिएक्ट कर सकते हैं, आग पकड़ सकते हैं। बड़े पैमाने पर इनका इस्तेमाल ज्यादा खतरनाक हो सकता है। सही बात है। और आखिर में पर्यावरणीय प्रभाव। हर इंडस्ट्रियल प्रोसेस में वेस्ट प्रोडक्ट बनते हैं। कौन सा तरीका कम हानिकारक वेस्ट पैदा करता है, ये भी सोचना पड़ता है। तो ये सब हमें दिखाता है कि एक केमिकल रिएक्शन जो कागज पर या छोटी लैब में अच्छी लगती है, जरूरी नहीं कि वो बड़े इंडस्ट्रियल स्केल पर प्रैक्टिकल, इकोनॉमिकल और सेफ भी हो। ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। प्रयोगशाला की खोज और औद्योगिक हकीकत के बीच का ये जो फासला है, ये अक्सर हमारी नजर से चूक जाता है। तो चलिए आज की इस गहरी बातचीत को समेटते हैं। हमने आज समझा कि विसिनल डाइहैलाइड से एल्काइन कैसे बनाए जा सकते हैं। ये मूल रूप से एक 2 स्टेप वाली डीहाइड्रोहेलोजिनेशन प्रक्रिया है, जिसमें मॉलिक्यूल से एक के बाद एक 2 हाइड्रोजन हेलाइड HX मॉलिक्यूल निकाले जाते हैं। बिल्कुल। पहला HX मॉलिक्यूल अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH यूज करके हटाते हैं, जिससे अल्किलिल हैलाइड बनता है। फिर दूसरा और ज्यादा मुश्किल से निकलने वाला HX मॉलिक्यूल एक ज्यादा शक्तिशाली बेस सोडामाइड NaH2 का इस्तेमाल करके हटाते हैं और अंत में हमें अल्काइन मिलता है। हाँ, और हमने इथाइन और प्रोपाइन बनाने के उदाहरण भी देखे।
सही। हमने ये भी समझा कि सोडामाइड का इस्तेमाल क्यों जरूरी है, क्योंकि एल्केनिल हैलाइड से HX निकालना ज्यादा मुश्किल है और उसके लिए एक बहुत स्ट्रॉन्ग बेस चाहिए। बिल्कुल। और अंत में हमने एक बहुत अहम बात जानी कि इंडस्ट्रियल स्केल पर एल्काइन, खासकर एसिटिलीन बनाने के तरीके लैब की इस विधि से काफी अलग हैं, जिसके पीछे कॉस्ट, एफिशिएंसी, सेफ्टी और पर्यावरण जैसे कई प्रैक्टिकल कारण हैं। हाँ, और इस पूरी बातचीत के बाद एक सवाल सोचने के लिए रह जाता है। हमने देखा कि लैब मेथड और इंडस्ट्रियल मेथड में अंतर है, पर इन अंतरों के पीछे के एकदम सटीक कारण क्या हैं और उनका रिलेटिव वेटेज क्या है? मतलब कौन सा फैक्टर ज्यादा मायने रखता है? हाँ, क्या कैल्शियम कार्बाइड मेथड इसलिए बेहतर है क्योंकि रॉ मटेरियल बहुत सस्ता है, या मीथेन ऑक्सीडेशन इसलिए प्रेफर किया जाता है क्योंकि वो एनर्जी के लिहाज से ज्यादा एफिशिएंट है, भले ही उसके लिए बहुत हाई टेम्परेचर चाहिए? ये सोचने वाली बात है। लैब में सफल इस 2 स्टेप हाइड्रोहैलोजिनेशन मेथड को इंडस्ट्रियल लेवल पर ना अपनाने के फैसले में विभिन्न फैक्टर्स का वजन कैसे तोला गया होगा? रॉ मटेरियल कॉस्ट, रिएजेंट कॉस्ट और उनके खतरे, रिएक्शन की यील्ड, एनर्जी की खपत, प्रोसेस कंट्रोल की कॉम्प्लेक्सिटी, सेफ्टी रेगुलेशंस, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट, इन सब का क्या रोल रहा होगा? ये सोचना हमें सिर्फ ये नहीं दिखाता कि केमिस्ट्री कैसे काम करती है, बल्कि ये भी कि साइंटिफिक प्रिंसिपल्स को असल दुनिया की जरूरतों और बाधाओं के साथ कैसे जोड़ा जाता है। ये हमें केमिकल प्रोसेस के प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस और उनके पीछे की जटिल डिसीजन मेकिंग प्रोसेस की एक गहरी झलक देता है।